गैर कानूनी कब्जा जो जायदाद के ऊपर हो जाता है, यानी कि जो कब्जा माफिया है, उसके खिलाफ हम जो है कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई भी शख्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी तौर से कब्जा कर लेता है या आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करके खुद उसके ऊपर काबिज हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास लीगल रेमेडी क्या है और उसका कानूनी तरीका कार क्या है। इस सिलसिले में दो रेमेडीज हैं, एक सिविल रेमेडी है, एक क्रिमिनल रेमेडी। आज हम क्रिमिनल रेमेडी की बात करेंगे। इस सिलसिले में जो कानून है वो उसका नाम है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इसमें सारा कानून तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जो हमारे मुतल्लिका बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें बात यह है कि दो किस्म के लोगों को इस कानून के अंदर डिफाइन किया गया है। एक को कहा गया है ओकुपायर और एक को कहा गया है ओनर। ओकुपायर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में है, जिसका मतलब है ओकुपायर मीन्स द पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कि प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है लेकिन किसी भी और कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है या उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा रखने का हक हासिल है, तो उसको ओकुपायर कहा गया, जिस तरह के किराएदार होता है या कोई लाइसेंसी होता है। दूसरा है ओनर। ओनर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2D में दी गई है। ओनर मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डिस्पोजेशन अदरवाइज देन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ। और प्रॉपर्टी का मतलब है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो कानून है ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें जो प्रिवेंशन है इलीगल डिस्पोजेशन की वो सेक्शन 3 में दी गई है और उसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में दी गई है। तो सबसे पहले जो है इसकी जो ऑफेंस है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। No one shall enter into or upon any property to dispossess, grab, control, or occupy it without having any lawful authority to do so, with the intention to dispossess, grab, control, or occupy the property from owners or occupier of such property। कोई भी शख्स जो है वो किसी भी मालिक को या ऑक्युपायर को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करके उस प्रॉपर्टी को ग्रैब करना, कंट्रोल करना या ऑक्युपाई करना, कोई किसी इस इंटेंशन से अगर डिस्पोजेस करे तो ये ऑफेंस है, और ये ऑफेंस जो है वो सेक्शन 3 में आता है ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अब इसकी जो सजा है वो सब सेक्शन 2 में दी हुई है। Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provisions of section 544A of the कोड। कोड का मतलब है यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके इस कानून के तहत उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ विक्टिम यानी कि जिसके खिलाफ उसने जुर्म किया है उसको कंपनसेशन भी दी जाएगी सेक्शन 544 ACRPC के तहत। इसमें बाद में 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी, सब सेक्शन 3 इसमें ऐड हुआ था सेक्शन 3 में, कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड किया गया है पोजेशन के मुतालिक लेकिन वो सेक्शन 1 में फॉल नहीं करता, तो उसकी सज़ा फिर जो है वो 3 साल होगी। उसके बाद इसका कॉग्निजेंस है, ये ऑफेंस जो है ये नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि पुलिस काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है, यानी कि पुलिस इस मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। और अलबत्ता जो अदालत है जिसके पास ये केस चलेगा, और ये केस जो है वो सेशन कोर्ट में चलता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, तो वो ट्रायल की किसी भी स्टेज पे पुलिस को ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो अक्यूज्ड है उसको आप गिरफ्तार कर लें। ये इसकी कॉग्निजेशन का तरीका, और इसका कॉग्निजेंस जो लेनी है वो थ्रू क्रिमिनल कंप्लेंट लेनी है, यानी कि आप इसमें FIR दर्ज नहीं करवा सकते, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकती है। आगे इसमें आ जाती है इन्वेस्टिगेशन और इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसमें सबसे पहले सेशन कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो अदालत है वो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है मुतल्लिका थाने को, उसको डायरेक्शन देगा कि आप इस मैटर पे इंक्वायरी करें और 15 दिन के अंदर अंदर अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा कराएं। अगर रिपोर्ट जमा ना हो तो अदालत चाहे तो उसका रिपोर्ट जमा कराने का टाइम बढ़ा भी सकती है। इसमें
जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अदालत जो है वो ट्रायल शुरू करेगी, और ट्रायल का जो प्रोसीजर होगा वो डे टू डे होगा उसका हियरिंग जो है, और विद इन 60 डेज जो है उसका ट्रायल अदालत ने मुकम्मल करना होता है। दूसरा, इसमें एक और प्रोविजन है जो बाद की एक अमेंडमेंट में एंटर हुई थी कि अदालत अगर चाहे तो किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी के लिए जो मुतलका मजिस्ट्रेट है या रेवेन्यू ऑफिसर है, जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, मसलन तहसीलदार है या पटवारी वगैरह हैं, उनको भी वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस मामले के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। उसके बाद इसमें यह है कि सेक्शन 6 है इसका, अदालत अगर चाहे तो किसी भी स्टेज पे उस जो प्रॉपर्टी होती है जिसका केस चल रहा होता है उसको अटैक कर सकती है। सेक्शन 7 इसका इविक्शन का और इंटरिम रिलीफ को डील करता है। इविक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दोनों रिलीफ मिलते हैं। एक तो ये है कि जिस शख्स ने प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस किया गैर कानूनी तरीके से, उसको सजा मिलती है, उसको जुर्माना होता है। और दूसरा इसमें कानून में ये है कि उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल के जो उसका असल ओनर है या ऑक्युपायर है उसको उसके ऊपर बिठाना है। ये काम फाइनल जजमेंट के पास तहत भी हो सकता है, और इंटरिम रिलीफ के तौर पे सेक्शन 7 इसको डील करता है कि अगर ट्रायल के दौरान अदालत ये समझे कि जो शख्स इस वक्त कब्जे पे है उसका प्राइमा फेशियाई उसका कब्जा कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, तो अदालत ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल जो है ना उसको वहाँ से उसको डिस्पोजेस करके तो जो असल ओनर या ऑक्युपायर था लीगल, उसको उस पोजेशन के अंदर रख सकती है, उसको यानी कि उसका कब्जा दे सकती है। और इस काम के लिए अदालत जो है वो अपने अदालती अमले को भी हिदायत दे सकती है, और जो SHO है उसको भी हिदायत दे सकती है। उसके बाद इसकी जो फाइनल जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है, सेक्शन 8 ये कहता है कि जब ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा और अगर ये अदालत ये समझेगी कि जो कंप्लेनेंट है जिसने अदालत में आके दरख्वास्त दी है उसको गैर कानूनी तौर से अदालत से उस प्रॉपर्टी से निकाला गया है, तो अदालत जो है वो उसको जजमेंट लिखते वक्त साथ में ये भी लिखेगी कि इस प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो किसको देना है। अगर कंप्लेनेंट का कब्जा लाफुल था, उसको गैर कानूनी तौर से निकाला गया था, तो उसको साथ साथ में कब्जा भी दिलाएगी। तो इस फौजदारी कानून में दोनों बातें आ जाती हैं, एक मुलजिम को सजा देना और दूसरा जिसकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी तौर पे ले ली गई थी उसको उसका कब्जा वापस दिलाना। इसकी जो प्रोसीजर है या इसका जो ट्रायल का तरीकाकार है वो सारा वही होगा जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। और इसमें जो लास्ट बात है कि सेक्शन 8A है जो बाद में इसमें आया था कि ये सेशन कोर्ट के इस कानून के तहत अगर कोई भी आर्डर पास किया जाएगा तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी, और उसकी जो लिमिटेशन है अपील फाइल करने की वो 30 दिन है। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।